बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छा खासा अमन मुआहिदा हो रहा था और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को ख़राब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे ज़ाया हो गई। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या? इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक। और मैंने ये कहाँ पे पढ़े? मैंने गल्फ न्यूज़ में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने। नंबर 2, आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी जरूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है। और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियां वो खात्मा किया जाएगा। तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के खिलाफ थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी। और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज मुतालबात है, जिल्लत आमेज। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ये कहानी क्या है? अब जरा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को यह तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला खराब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूं। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में आम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफियों के बारे में यह कहा गया कि अब ईरानी सहाफियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफियों को नहीं लेना। दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। कि जो आयतुल्लाह अली खामनाई का एक फैसला था कि मैं छुपने के बजाय शहादत कबूल करूंगा, उस एक फैसले ने पूरी लड़ाई का पांसा पलट दिया था। ये मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा। अब उनकी तदफीन के मराहिल आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा जनाजा हो सकता है। बहुत सारे मुल्कों को दावत दी गई है, बहुत सारे हुक्मरान वहां पे जाएंगे, बहुत सारे सहाफ़ी वहां पे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे भी इसकी दावत आई थी, लेकिन मैं चंद वजूहात की बिना पे वहां नहीं जा पा रहा। एक और चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त दोबारा से ईरान और अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक धमकी फिर से लगाई है। हालांकि मुआहदे के अंदर मना था कि दोबारा इस तरह की धमकी नहीं लगाई जाएगी। जो एमओयू हुआ था उसके अंदर मना किया गया था, लेकिन ट्रंप ने ईरान को दोबारा सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी लगाई। दूसरा, ईरान आपको पता है जवाब देता है।
तो ईरान ने 8 मुकामात पे कुवैत में और बहरीन में अटैक किया अमेरिकी अड्डों पे। वो कहते हैं जी हमने काफी नुकसान किया, जबकि अमेरिकन ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। अब ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ईरान की पासदाराने इनकलाब ने, कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे आने वाले दिनों में जहन्नुम का सामना करेंगे। अब वो भी अमेरिका को वार्न कर रहे हैं। तो दोबारा एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि सिंह फंस गए हैं दोनों मुल्कों के, और एक मरतबा फिर सालसी करनी पड़ेगी। इसमें इस मरतबा जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कतर और मिस्र की जानिब से। उन दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया इस मरतबा दोबारा इस बढ़ती हुई सूरत को कंट्रोल करने के लिए। तो कतर और मिस्र ने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया। गुज़िश्ता रात को नादरीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, यानी अगर इस तरह के मामला मजीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी मुमालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, ये अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये मनवा लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिए। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और ये दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निजाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीदी ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी किसी भी मुमकिन अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसिल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है और तमाम ममालिक को इस बात का हक है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीज़ा जो है वो अमेरिका से लेना होता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे अमेरिका पे तनकीद भी होगी और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक है जितना आपका हक है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है और मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे, तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहां पे फ्रीज है ईरान का $12 अरब वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहां से आ रही है कि वहां पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहां पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहां पे मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीजें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उसमें भी कतर ने एक बात कर दी और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाए और इमरान खान सब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, हुकूमत का इंतजामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है
मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है, आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है अल्टीमेटली। अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है, लेकिन मामला यह है कि जहां पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों खतरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम खतरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद भी कहा कि मेरी इंपीचमेंट हो सकती है, और इसकी वजह सिर्फ ये जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन, और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत यह है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब व्हाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी शर्मिंदा किया था, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पर हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं, और आज सूरत हाल क्या है। ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी, उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक बर्तानिया है, एक जापान है और एक जनूबी कोरिया। देखिए, मैं भी आपको यही बात बता रहा था कि ईरान गारंटियां मांगता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ईरान वो चीज मांगता है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार कर नहीं पाएगी, और उनकी करने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये है वो मामला जो सैयद अब्बास अरागची ने बताया कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज उन्होंने कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी कभी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक कहीं पे कोई रशियन मिसाइल आकर गिरता था या ड्रोन आकर गिरता, पूरी दुनिया ने रोला डाल दिया था, बहुत शोर मचाया था। ये सैयद अब्बास अरागची इसके बारे में ट्वीट करते हुए कहते हैं कि आप सबको याद है कि मगरिब ने कितना शोर मचाया था और कितना रोला डाल दिया था कि जब न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट है यूक्रेन का, उसके करीब आकर कोई धमाका हुआ था। तो इसराइल और अमेरिका लगातार बुशहर प्लांट के नजदीक हमले कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में 4 हमले यहां पे हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि IAEA ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि खुदा ना खास्ता यहां से अगर ताबकारी फैली तो पूरी दुनिया इसका खुमियाजा भुगतेगी। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से एक चीज सीखी। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं, और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीजें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को यह बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है, और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को, लेकिन जब ये बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे एक ही तकरीर है इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया बार बार बता बता के।
अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फॉर्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बाद औक़ात आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। तो पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई। और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डटकर खड़ा हो गया। अब इनकी दो ख्वाहिशात है, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी। या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। दो इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो सबसे खौफनाक केस बना, वो केस बना था स्विस अकाउंट्स का केस। ये केस क्या था मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि 1996 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत खत्म हुई तो निगरान हुकूमत में एक इदारा बनाया गया। ये निगरान हुकूमत में बना था, उस इदारे का नाम था एहतसाब ब्यूरो। एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात शुरू की और करप्शन पकड़ने का आगाज किया। एहतसाब ब्यूरो ने सारी की सारी करप्शन का फोकस रखा पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनके जो करप्शन के जेन्युइन केसेस थे, जो बिल्कुल ठीक केसेस थे, उनके ऊपर हाथ डाला और कार्रवाई शुरू कर दी। नजम सेठी उस वक्त, क्योंकि नजम सेठी का नवाज शरीफ से बहुत गहरा और बड़ा प्यारा ताल्लुक है, तो नजम सेठी साहब उस वक्त जो हैं वो एहतसाब ब्यूरो के, उनको सरबराह बनाया गया, इंचार्ज थे। तो उन्होंने बड़ी हवा दी करप्शन के केसेस को। उसका बहुत फायदा हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और वो 2/3 अक्सरियत से 1997 में इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आ गया। जब वो हुकूमत में आए तो नजम सेठी को फारिग किया गया और सैफुर रहमान को उन्होंने नैब का चेयरमैन लगा दिया। नैब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, उसका चेयरमैन बना दिया। और उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी को टाइट कर दें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो गई, उनके केसेस खुलने शुरू हो गए और पहली मरतबा स्विस केस जो है वो बन गया। अब ये जो करप्शन का केस था, इसके अंदर SGS को टिकना, SGS का एक रेफरेंस था, मैं बताता हूं आपको क्या डिटेल थी। लेकिन जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ केस बना और वो केस ये बना कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर किया है और ले जाकर स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर छुपा दिया है, और ये सारा रिश्वत का पैसा था। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में केस चल रहा था। ब्रॉडशीट जो कंपनी है, इस तरह की कंपनीज ने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया और उन्होंने कहा एहतसाब ब्यूरो को कि हम आपको ढूंढ ढूंढ के देते हैं आपके पाकिस्तानियों ने कहां कहां पैसा छुपाया हुआ है पूरी दुनिया में। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन करप्शन करके पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर गया और वो असासे आपको बताएंगे। आप उनको रिकवर करें, हमें हमारा हिस्सा दे दें परसेंटेज पे। तो एहतसाब ब्यूरो ने ये सारा मामला नवाज शरीफ के सामने रखा। तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त फौरन डर गए, उन्होंने ये किया नहीं उनके साथ मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ। कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता कि बाहर से हमारे पैसे वापस आ जाएं? नवाज शरीफ साहब ने इसलिए नहीं किया कि उनको यह शक पैदा हो गया कि उन्होंने भी तो बाहर फ्लैट्स बनाए, उन्होंने भी बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हैं, उनके खानदान ने भी बाहर बहुत करप्शन के अंदर जो है वो माल पहुंचाया। तो ये ना हो कि ये कंपनी जरदारी साहब की और बेनजीर की करप्शन ढूंढते ढूंढते हमारी करप्शन भी निकाल के ले आए कल को, और पता नहीं हमारी हुकूमत कितना अरसा रहनी है, क्योंकि उस दौर में हुकूमत 2-2.5 साल 3 साल में खत्म हो जाती थी। तो मियां साहब डर गए और मियां साहब ने कोई मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ नहीं किया। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, सैफुर रहमान साहब को हटा दिया गया और जनरल अमजद साहब एक हुआ करते थे रिटायर, उनको लाके बना दिया गया एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब एहतसाब ब्यूरो खत्म हो गया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आ गया, नैब, एक नया उसका ऑर्डिनेंस आ गया, तो वही जनरल अमजद जो है वो नैब के सरबराह बन गए। तो पहली मरतबा ब्रॉडशीट के साथ जो है वो मुआहिदा वगैरह किया गया। लेकिन जब उनको लिस्ट दी गई कि इन बंदों की आपने करप्शन पकड़ के हमें बतानी है, उसी बीच में डील तय हो गई और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर निकल के चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ पहली डील थी, लिहाजा किसी किस्म का भी एहतसाब हो ही नहीं सका। अब वो ब्रॉडशीट इनको रिकॉर्ड देती थी, ये कुछ करते ही नहीं थे। तो इसके जो मुलजिमान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो 1997 में जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट्स का केस बना था, इसमें स्विट्जरलैंड की एक फर्म थी SGS, इसने $12 मिलियन रिश्वत दी थी बेनजीर भुट्टो साहबा को और जरदारी साहब को।
और ये रिश्वत दी थी इंपोर्ट कार्गो इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था 1993 से 1996 में, जब बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी। तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो रिश्वत दी थी, बहुत